बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में हम बेसिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उसको हम उसकी सक्सेस स्टोरी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जिस शख्स की स्टोरी आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोचारियो होंडा। होंडा कंपनी के जो ऑनर हैं उनकी बेसिक जो सक्सेस की स्टोरी है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, कहा जाता है रोड टू द सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले स्टेप में ही कामयाब हो जाएं या दूसरे स्टेप में कामयाब हो जाएं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ आप देखेंगे उसमें कंटिन्यूसली आप देखेंगे उनकी स्ट्रगल को, और उनका फेलियर आप काउंट करें तो उस पर तकरीबन ऑलमोस्ट 90 to 99% लोग ऐसे हैं जो फेलियर्स की तरफ जाते हैं और फिर सक्सेस की तरफ आते हैं। तो आज हम जो स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सोचारियो होंडा की है, जो बेसिकली होंडा कंपनी का ऑनर है, उसके बारे में। अब स्टोरी डिस्कस करने से पहले जो उसके कोट्स हैं, यानी कि आप इस हद तक देख लें कि जो सोचारियो है वो इस हद तक फेमस हुआ कि बाद में उसके जो कोट्स थे वो फेमस कोट्स ऑफ सोचारियो होंडा कहलाए, जो 40 के करीब थे। अब वो 40 के 40 तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनमें से चंद एक को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और फिर उसकी जो अर्ली लाइफ है उसको हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें। और अगर उसके जो कोट्स हैं उनको हम डिस्कस करें तो कोट्स में जो सक्सेस से पहले जो उसका कोट है, यानी कि कामयाबी मिलने से पहले का जो उसको कोट है वो क्या है, कहता है आई विल बिकम द नेपोलियन ऑफ मैकेनिक्स। यानी कि बेसिकली वो इंजीनियर था, तो उसका ख्वाब था कि जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट एक मशहूर था, तो इसी तरह वो उस दौर में नेपोलियन मशहूर था, तो वो कहता था कि मैं भी नेपोलियन की तरह जो है ना मैकेनिक्स का नेपोलियन कहलाऊं। और बाद में उसकी सक्सेस जब हुई तो उसने वाकई प्रूव किया कि वो नेपोलियन ऑफ मैकेनिक्स है। सेकेंडली उसका जो कोट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। उसने कहा था सक्सेस इज 99% फेलियर। यानी कि सक्सेस जो है वो क्या है, 99% नाकामी है। 99% नाकामी के बाद आपको सक्सेस हासिल होती है। फिर उसके बाद एक और उसका कोट था ड्यूरिंग द मिड ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि जो उसकी मिड लाइफ थी उसमें जब उसने अपना एक कोट बयान किया, उसमें उसने कहा था आई फोर्स्ड माई सेल्फ ऑलवेज एंथुजियास्टिक। मैंने अपने आप को फोर्सफुली, यानी कि ज़बरदस्ती मैंने अपने आप को पुरजोश पाया हर वक्त। यानी कि मैं अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए ज़बरदस्ती अपने आप में जज्बा पैदा करता था, जोश पैदा करता था, जो मुझे सक्सेस की तरफ लेकर जाता था। और फिर जब कामयाबी उसको मिली तो उसके बाद का जो कोट है वो उसका कोट क्या था, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी बोर्न एज नोबल मैन और रिच मैन टू बी सक्सीड। यानी कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना बाई बोर्न जो है नोबल मैन हो या बाई बोर्न आप रिच हो। कामयाबी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं उसकी अर्ली लाइफ को, डिस्कस करते हैं बेसिकली सोचारियो होंडा की। सोचारियो होंडा को अगर देखा जाए तो ये एक जापानी इंजीनियर है। बेसिकली ये साइकिल वर्कशॉप्स इसके फादर और मदर की थी, वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो सोचारियो होंडा है ये 17 नवंबर 1906 को जापान में पैदा हुआ। और इसकी माँ और बाप जो थे वो बेसिकली वर्कशॉप, साइकिल वर्कशॉप चलाते थे। और सोचारियो क्योंकि वो इतने अमीर तो थे नहीं कि इसको स्टडी करा सके, तो उन्होंने जब ये 5-6 साल का था तो तभी इसको अपने साथ साइकिल वर्कशॉप पे रख लिया और इसको आहिस्ता आहिस्ता काम सिखाते गए। जब सोचारियो पहुंचा तकरीबन 16 ईयर की एज पे, तो सोचारियो को बेसिकली थोड़ा सा अनॉयड हो गया काम से, और उसने सोचा कि मैं शहर में जाके कहीं बड़ी जॉब हासिल करूं। तो सोचारियो ने क्या किया, 16 साल की उम्र में जो अपने माँ बाप का एरिया था जहाँ पे उनकी साइकिल वर्कशॉप्स थी उसको उसने लेफ़्ट किया, छोड़ दिया और टोक्यो चला गया। बेसिकली जो जापान का शहर है टोक्यो, वहाँ चला गया और बड़ी जॉब ढूंढने के लिए चला गया। उसका ख्वाब बहुत बड़ा था। तो जब वो जापान पहुंचा तो वहाँ पे क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था वो ऑलरेडी जितनी भी जो साइकिल वर्कशॉप्स थी उनसे रिलेटेड था, बट
उसमें साइकिल वर्कशॉप से भी जितनी भी जॉब्स थी वो ऐसे उसके कैलिबर की नहीं थी, इतनी मुआवजा उसको नहीं मिल पाता था। और अब वो शहर आया तो उसके एक्सपेंस भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा थे। तो अब सोचारियों ने क्या किया कि रुख किया ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का, यानी कि जो गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे उसको एक जॉब मिल गई। 6 साल तक उसने खूब मेहनत की ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे। और जब 1927 में सबसे पहली जो ऑटोमोबाइल रेसिंग कार थी वो इसने इजाद की सोचारियों ने 1927 में। और फिर 1927 में ही जब ऑटोमोबाइल रेसिंग हुई कार की, तो उसमें इसने भी हिस्सा लिया। और उसमें क्योंकि इसने हिस्सा लेने के बाद एक एक्सीडेंट हुआ है इसका, जिसमें इसकी जो दाईं आंख थी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई। और उस एक्सीडेंट के बाद, उस एक्सीडेंट में इसका भाई भी जख्मी हुआ था। तो उस एक्सीडेंट के बाद फिर ये बेड पे आ गया कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसा फिर इसका काम ड्रॉप हुआ। फिर दोबारा उसने जो है ना काम दोबारा से ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में शुरू कर दिया। तो अब करते करते उसका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उसके पास पेमेंट वगैरह आती गई, उसने अपनी सेविंग बढ़ाई। और उसका क्योंकि शुरू से ही था कि एक अपना बिजनेस हो उसका, तो सुचारियो ने क्या किया कि 1928 में अपना कारोबार शुरू कर दिया उसमें। और अपने कारोबार में देखा जाए तो सबसे पहले जो, अगर आपको बताता चलूं कि जो पिस्टन की इजाद है, जो पिस्टन सबसे पहले इजाद हुआ वो सोचारियो होंडा ने इजाद किया। और 1937 में जब टोयोटा कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ कि ये पिस्टन का जो तजर्बा है, जो एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे, और उसके बाद अगर वो तजर्बा कामयाब हो जाता है फिर उनको गाड़ी वगैरह में फिक्स किया जाएगा। तो टोयोटा के साथ इसका मुआहदा हो गया। और 1937 के बाद इसने क्या किया, पिस्टन्स बनाने शुरू कर दिए। अब जो 1937 के बाद पिस्टन वगैरह बन के काफ़ी, तो अब जो यहाँ पे बेसिकली जो लैब थी जिसको टोकाई सीकी या मिस्टा प्लांट था, जो बेसिकली टोयोटा का, जिसमें ये तमाम पिस्टन रखे गए थे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो एंड उसी टाइम जब 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम बरसाए गए। और उसमें ये जो प्लांट था, यमिस्टा प्लांट जो था, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना था, और इसका एक्सपेरिमेंट पास होने के बाद इसको मज़ीद मुआवजा मिलना था, अर्निंग अच्छी होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो प्लांट था, ये यमिस्टा प्लांट जो है पिस्टन्स का, ये क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। जब ये प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके बाद फिर थोड़ा सा डिसार्ड हो गया सुचारियों के, अब क्या किया जाए, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया, जो 1928 में अपनी कंपनी बनाई थी ना उसने, बेसिकली वर्कशॉप, साइकिल वर्कशॉप के हवाले से और दूसरे छोटे मोटे काम के हवाले से, तो उसने क्या किया, टोयोटा को 4,50,000 येन में, जापानी करेंसी में उसने फरोख्त कर दिया टोयोटा को। अब फरोख्त करने के बाद दोबारा, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो पिस्टन का एक्सपेरिमेंट था वो उसका कुदरती आफात की वजह से, जंग की वजह से उसका वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो दोबारा अपना जो अधूरा तजर्बा था उसको कामयाब करना चाहता था। तो सोचारियो ने जो वहाँ से मुआवजा उसको, जो भी उसने वैल्यूएबल चीज़ें थी अपनी कंपनी की, वो बेचने से 4,50,000 येन जो उसको मिला टोयोटा कंपनी से, उसने वो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया पिस्टन बनाने में। और फिर से वो लग गया पिस्टन तैयार करने में। और कुछ अर्सा में उसने फिर इतने पिस्टन तैयार कर लिए कि फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको पेश करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पिस्टन प्लांट था, जिसको लवाटा प्लांट कहते हैं, ये भी कोलैप्स्ड हो गया। ये कैसे कोलैप्स्ड हुआ, ये 1945 में बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया था जापान में, जिसमें जो ये प्लांट था लवाटा प्लांट, जिसमें उसने अभी पिस्टन तैयार किए थे, और ये भी अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स्ड हो गया, तबाह हो गया उसमें। तो फिर जो सुचारियो था वो परेशान हो गया, और वो फिर बैठ गया, फिर सोचना शुरू हो गया कि मैं क्या करूं कि मैं अपने कारोबार को मज़ीद वसअत दे सकूं, उसको स्टेबलाइज कर सकूं। तो फिर सुचारियो ने क्या किया, इन 1946
1946 में उसने थोड़ी सी अमाउंट और इकट्ठी की और कुछ लोगों के साथ घूमा फिरा, उनसे डोनेशंस वगैरह कुछ कलेक्ट करके उसने अपने आप को दोबारा स्टेबलाइज किया और 1946 में टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी सोचारियो ने 1946 में। और अब क्या हुआ, साल 1.5 साल जो था उसकी मेहनत का, उसने उसमें टिका के मेहनत की और जब 1948 में उसने बाइसिकल के साथ एक ऐसा इंजन तैयार किया जिसको बाइसिकल के साथ लगाया तो पैडल नहीं मारने पड़ते थे और इस तरह वो मोटर बाइक की तरह चलती थी। तो लोगों को ये आइडिया बड़ा पसंद आया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उसकी साइकिल्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो चलते चलते 1948 से लेकर 1951 तक ये जो अरसा था 3 से 4 साल का, इसमें उसने मोटराइज बाइसिकल जो है वो उसकी इतनी चली कि वो फाइनेंशियली दोबारा से स्टेबल हो गया। अब 1949 में उसने मोटरसाइकिल इजाद कर दी 2 स्ट्रोक इंजन की जो स्टील फ्रेम के साथ थी, जिसका नाम उसने होंडा बाइक रखा। तो फिर वो जो बाइक थी स्टील फ्रेम के साथ 1949 में वो अप्रूव हुई और जो एसोसिएशन ऑफ जापान थी, टेक्निकल एसोसिएशन ऑफ जापान, उसने उसको अवार्ड दिया उस बाइक पे बनाने पे। फिर अब क्योंकि सोचारियो का माइंड ऐसा था कि वो सक्सेस की तरफ जाना चाहता था, वो रुकना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया कि अपना दोस्त था उसका टोकाई फिजिसावा उसका बचपन का दोस्त था और उस वक्त फाइनेंशियली वो बड़ा स्टेबल था, एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। तो सोचारियो ने उसके साथ मीटिंग की फिजिसावा के साथ और उससे मदद मांग ली, उसमें फाइनेंशियल पार्टनर बना लिया उसको। और फिर 1959 में यूएसए में जो होंडा का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, जो बेसिकली डीलरशिप प्लांट था, पहली डीलरशिप दी गई और देखते ही देखते कुछ अर्सा में होंडा की जो बाइक कंपनी थी वो मशहूर होगी और लोग इसके बाइक्स यूज़ करना शुरू हो गए। अब जब लोगों ने इसके बाइक्स वगैरह अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो जाहिर बात है जो रेवेन्यू था वो होंडा का बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमीन भी बढ़ते गए। तो अब सिचुएशन ये आती बाद में होंडा की कार्स और हर प्रोडक्ट जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट थी होंडा की वो उसने मार्केट में लॉन्च की और आज होंडा एक स्टेबल कंपनी में से है और लाखों एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं और उस बंदे ने अपनी एक स्ट्रगल कायम करके अपना एक नाम बनाया और आज भी उसका नाम कायम है। अगर होंडा के ऑनर्स की बात कर लें, ऑनरशिप की बात कर लें, उसके एजाज़ात की बात कर लें तो 1983 में गवर्नमेंट ऑफ जापान ने उसको सुप्रीम एडवाइज़र बनाया। बेसिकली जो टेक्निकल एसोसिएशन ऑफ जापान थी, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने 1983 में सुप्रीम एडवाइज़र बनाया सोचारियो होंडा को। फिर उसके बाद 1983 में ही अनाउंस हुआ कि जो जापान की 25 मशहूर पर्सनैलिटीज़ थी, वेल नोन पर्सनैलिटीज़ थी जापान की, उसमें सोचारियो होंडा का नाम भी उन्हीं पर्सनैलिटीज़ में डाला गया। फिर उसके बाद 1984 में जो इटालियन रिपब्लिक है, इटालियन रिपब्लिक ने ग्रैंड ऑफिसर का अवार्ड अनाउंस किया और उसको ग्रैंड ऑफिसर 1 ईयर के लिए अपना बनाया। और फिर उसके बाद देखा जाए राइजिंग सन एक थी एसोसिएशन, उसने भी उसको ग्रैंड ऑफिसर बनाया और फिर उसको गोल्डन अवार्ड दिया गया स्काउट एसोसिएशन ऑफ जापान की तरफ से। तो बेसिकली ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं इनके पीछे बहुत लॉन्ग फेलियर होता है और फेलियर के बाद वो सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो लास्ट में जो सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा था, रोड टू द सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आपको जो भी नाकामियाँ मिलती हैं ड्यूरिंग द लाइफ, आप अपने स्ट्रगल करें उसके ऊपर और इन नाकामियों से परेशान ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। जज़ाकल्लाह।